हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो आज हम उस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक का ही न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ एज सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है मूव करके, तो क्या उसका जो डिस्प्लेसमेंट है कैन इट हैव जीरो, वो जीरो हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि इफ एस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल, यदि जीरो हो सकता है तो आंसर के सपोर्ट में एक एग्जांपल दो। ठीक है, मींस एक एग्जांपल के थ्रू समझाओ। ठीक है, तो मैं जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था उस टाइम भी ये चीज बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जबकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती किसी मूविंग बॉडी की। ठीक है, और मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया भी था। अभी पिछले लेक्चर में हमने ये बताया है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। उसमें भी मैंने बताया है कि जो डिस्टेंस होती है वो जीरो नहीं हो सकती यदि एक ऑब्जेक्ट मोशन के केस में है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है भले ही ऑब्जेक्ट मोशन के केस में हो। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर होगा वो आंसर ये होगा कि यदि बॉडी मोशन में है तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, एस। ठीक है, अगर उसका एग्जांपल देखो आप, तो सिंपल सा एग्जांपल देख लो कि यदि कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, ठीक है, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, एक बॉडी है वो यहां से मोशन करना स्टार्ट करती है और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर हम कैलकुलेट करें डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जानते हो कि जहां से ये चलना स्टार्ट कर रहा है वहां से जब ये फाइनली फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मींस ये सर्कल का एक चक्कर लगा लेगा, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यदि r इसकी रेडियस है तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r। मींस ये जो ऑब्जेक्ट होगा डिस्टेंस जो कवर करेगा वो कितनी होगी, 2 पाई आर। ठीक है, और अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग ये है कि जहां से ये चलना स्टार्ट करता है कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन उसका उसी पॉइंट पे एंड होता है। ठीक है, मींस अगर इसकी इनिशियल पोजीशन आप देखो और फाइनल पोजीशन देखो तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही पॉइंट पे इसका इनिशियल भी है और फाइनल भी है, मींस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल इस क्वेश्चन के आंसर में सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड्स। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। ठीक है, बोल रहा है कि एक फार्मर है, ठीक है, और वो एक स्क्वायर फील्ड है उसी के अलोंग मोशन कर रहा है और उस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो कितनी है, 10 मीटर। अब स्क्वायर है तो सारी साइड्स 10 मीटर होंगी और वो ये कंप्लीट उसके बाउंड्री की जो डिस्टेंस है वो 40 सेकेंड में कवर कर लेता है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, हमसे केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, इनिशियल पॉइंट से 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मींस यदि इस पाथ पे वो 2 मिनट 20 सेकेंड चलता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है केवल। ठीक है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पे दिया है कि 10 मीटर एक साइड है उसकी स्क्वायर की
और वो 40 सेकेंड्स उसको स्क्वायर फील्ड की डिस्टेंस को कवर करने में लगता है। तो अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10, क्योंकि 10 मीटर एक साइड है उसकी, तो ये कितनी हो जाएगी 40 मीटर। और जो उसको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 40 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर फील्ड की जो बाउंड्री है उसका कंप्लीट एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, मींस 40 मीटर डिस्टेंस वो 40 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो 1 मीटर की डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करेगा 1 सेकेंड में, सीधी सी बात है। अब यहां पे ये जो टाइम दिया है, ठीक है, मींस एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकेंड लगता है। ये जो टाइम है 2 मिनट 20 सेकेंड, अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट करें t इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 हो जाएगा प्लस 20 सेकेंड भी है हमारा, तो ये कितना आ गया 120 सेकेंड, ये हो गया 20 ये हो गया, तो ये कितना आ गया 140 सेकेंड आ गया हमारा। मींस 140 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो 140 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो फॉर्मर को 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में 1 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो 140 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 140 मीटर की। ठीक है, और जो ये स्क्वायर का पेरीमीटर है मींस इसके चारों बाउंड्रीज की जो डिस्टेंस है उनका सम जो है वो कितना है 40 मीटर है, और ये इतने मीटर चल चुका होता है। तो हमको ये निकालना है कि कितने राउंड वो चलता है इतने टाइम में। ठीक है, तो इतने टाइम में वो इतने मीटर चला, और अगर हम इसको इस एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा राउंड आ जाएगा, मींस क्या हो जाएगा ये 140 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और 0.5, तो ये 3.5 राउंड वो फार्मर कवर करेगा 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो हमसे उसके पोजीशन के की डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। ठीक है, मींस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमको कैलकुलेट करना है। तो अब 3.5 राउंड अगर आप इसका देखो तो अगर हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लिया हमने, इसको C मान लिया और इसको D मान लिया। ठीक है, ये फॉर्मर यहां A पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, तो 3 राउंड ये लगाएगा, 3 राउंड के बाद फिर ये यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि उसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन एक ही है, मींस इसका 0.5 राउंड और बचा है। ठीक है, तो 0.5 राउंड का मतलब कि इसकी 4 साइड्स हैं तो 2 साइड्स से और कवर कर लेगा। तो यहां से चलना स्टार्ट करेगा, A से B पे जाएगा, B के बाद C पे जाएगा, 2 साइड्स की डिस्टेंस कवर कर लिया, मींस 0.5 राउंड भी इसका कंप्लीट हो गया। तो फाइनल पोजीशन इसकी कहां आ रही है स्टूडेंट्स, यहां पे C पॉइंट पे आ रही है। अब हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी बनेगी, ये वाला। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मींस वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 10 है, और ये भी हमारा कितना है 10 मीटर है। ये वाला हमको कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये जो AC इसका डायगोनल होगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। आप समझ रहे हो कि ये AC ट्रायंगल में, ADC ट्रायंगल में AC हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये AD और CD इसके क्या है, बेस और परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के स्क्वायर्स का जो सम होगा वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, और ये इसका
स्क्वायर जो है जब हम इस साइड ले जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मींस ये कितना आ जाएगा, ये 100 और ये 100, 200 आ जाएगा, तो रूट 200 आ गया, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√2 मीटर। ठीक है, मींस जो इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10√2 मीटर। स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं, उनमें से कौन सा केस डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो पहला जो केस है वो ये है कि इट कांट बी जीरो। ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला केस तो रॉन्ग है भाई, क्योंकि ये अभी हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो है बोल रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी केस गलत है, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये भी फॉलो नहीं करेगा, ट्रू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का मोशन के केस में, वो हमेशा ही या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर डिस्टेंस से कम होगा, कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर देन नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स ही इसके लिए रॉन्ग है, मींस कोई भी पॉइंट ये फॉलो नहीं कर रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, उसमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो हम स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। इधर स्पीड हो गया और इधर हमारा वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और स्पीड के केस में आप क्या बोल सकते हो कि जो स्पीड है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हो कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जो वेलोसिटी होती है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको पता ही थे, नॉर्मल सा डिफरेंस था कि स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। थर्ड वाले में ये पॉजिटिव होता है हमेशा, नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड हमारी। लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बोल रहा है अंडर व्हाट कंडीशन s इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। मींस किस कंडीशन पे जो ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी होगी वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी। तो किस कंडीशन में होगी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल। ठीक है, देखते हैं हम स्टूडेंट्स। दो केसेस है हमारे पास कि एक ये पाथ है, ए पॉइंट, ओ पॉइंट और बी पॉइंट, या ये 6 मीटर की डिस्टेंस है और ये 6.5 मीटर है। इसको कवर करने में 3 सेकंड लग रहा है और इसको कवर करने में 4 सेकंड लग रहा है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और एक ये पाथ है हमारा कुछ इस तरीके से, ये ए पॉइंट है, ये ओ है और ये बी पॉइंट है। ये हमारी 3 मीटर की डिस्टेंस है और ये हमारी 2 मीटर की डिस्टेंस है। इसको कवर करने में 3 मीटर को 0.5 सेकंड लग रहा है और 2 मीटर को कवर करने में 0.2 सेकंड लग रहा है। तो अगर इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें तो इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन इस केस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि
इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा, और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, जबकि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस इस केस में होगी वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, और टोटल टाइम दोनों में सेम रहेगा। इस वजह से इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही सेम रहेंगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। लेकिन इस केस में जो पाथ है इसका वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मींस यहां पे अगर आप टोटल डिस्टेंस कवर करोगे तो ये प्लस ये हो जाएगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करेंगे, जबकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे। ठीक है, तो इस केस में दोनों डिफरेंस हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, मींस दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, लेकिन इस केस में इक्वल होगा। तो इसका आंसर क्या है? आंसर ये है कि जब भी हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन होगा तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वो बोल रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट के केस में एक सिग्नल स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन पे 5 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, मींस जो टाइम है वो कितना है हमारा 5 मिनट। और बोल रहा है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। हमको कैलकुलेट करना है ग्राउंड स्टेशन और स्पेसशिप के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और फिर से एक चीज दिया हुआ है कि द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मींस जो सिग्नल की स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर है, और लाइट की स्पीड आप जानते हो कितनी होती है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इस केस में हमसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, मींस स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड हमारी क्या है 3 into 10 to the power 8 है, इंटू जो टाइम है वो हमारा 5 मिनट है, और इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 300। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो आएगा हमारा 9 into 10 to the power 10 मीटर। मींस स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 9 into 10 to the power 10 मीटर होगी। एक क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स कि a bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. मींस बोल रहा है कि एक बस है जिसकी स्पीड 80 km/h से डिक्रीज होके 60 km/h हो जाती है 5 सेकेंड में। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। According to first equation of motion, तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन मोशन की, v is equals to u plus at। ठीक है, जहां पे पहले इसकी स्पीड कितनी थी 80 km/h, तो इनिशियल स्पीड इसकी या इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 80 km/h, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 60 km/h। ठीक है, और टाइम क्या हो जाएगा हमारा 5 सेकेंड। ठीक, अब यहां पे आप क्या करो, या तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो या फिर इसको आवर्स में चेंज कर लो। तो अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 5/18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे आप जानते ही हो कि क्योंकि किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और
पर आवर है तो 3600 सेकेंड से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो इसका वैल्यू आएगा वो 5/18 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 5/18। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू यू हमारा क्या है 80 इंटू 5/18 प्लस एक्सेलरेशन कितना है वही तो हमको कैलकुलेट करना है, इंटू टाइम कितना है हमारा 5। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, ये 9 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा और ये 3 10 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 50/3 हो जाएगा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 9, ये 40 हो गया हमारा। तो ये कितना हो गया 200/9 प्लस 5a। तो 5a कितना आ जाएगा हमारा 50/3 माइनस 200/9। ठीक है, तो इसका एलसीएम लोगे तो ये 9 आएगा है, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 150 माइनस 200। ठीक है, तो 5a इक्वल टू इतना आ गया हमारा। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा -50/9 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 हमारा, मींस -10/9 हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, मींस जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि रिटार्डेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स द स्पीड 40 km/h इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक ट्रेन है, एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है, तो रेलवे स्टेशन पे वो रेस्ट में थी, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गेन करता है और स्पीड उसकी कितनी हो जाती है 40 km/h। मींस ये फाइनल वाली कुछ चीज दिया है हमको, फाइनल वेलोसिटी या स्पीड 40 km/h। ठीक है, और टाइम कितना दिया है हमको 10 मिनट्स में ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो या तो इसको आप यहीं पे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, तो ये कितना हो जाएगा 200/18 हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 100/9 आ जाएगा समथिंग मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो या फिर एक्सेलरेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी मींस v माइनस यू अपॉन टाइम। तो v माइनस यू क्या होगा, v हमारा कितना है 40 है, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 100/9 आ रही है, माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना है हमारे पास 10 मिनट है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो सेकेंड में, तो ये कितना हो जाएगा 600 सेकेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, इंटू 60 कर दो डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा 100/9 इंटू 1 ये कितना हो गया 600, तो ये कितना हो जाएगा 6 मींस ये जो आ जाएगा हमारा 54 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, या इसको और सॉल्व करके आप डेसिमल में आंसर ला सकते हो, तो क्या हो जाएगा मे बी ये आएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा।
10 नंबर के क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उसका नेचर कैसा होगा। तो हमने पीछे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ाया है, पीछे का मतलब अपने पिछले वीडियो में, तो आप उसको फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, इधर हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, इधर हमारा टाइम हो जाएगा, ये कैसा होगा, हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा, हमारा वो कर्व्ड होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कर्व्ड आएगा और यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ये ओरिजिन से जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में पूरा मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया है, उसमें सारे ग्राफ्स मैंने बताए हैं, dt ग्राफ और vt ग्राफ या st ग्राफ, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। 11 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मूविंग बॉडी है जिसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, तो आप उसके बारे में क्या बोल सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, इसका मतलब क्या है, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। और आप देखो यहां पे, तो यहां पे क्या है, टाइम तो 0 है इस डिस्टेंस एक्सिस पे, लेकिन अगर जब ये धीरे धीरे आगे देखोगे तो ये टाइम हमारा क्या है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ये 1 है, यहां से यहां परपेंडिकुलर डालोगे तो 2 है, ये 3 है, मींस टाइम हमारा इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम डिस्टेंस देखें तो भी वही डिस्टेंस है जो पहले थी स्टार्टिंग में, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, सारे पॉइंट्स पे डिस्टेंस हमको सेम है, ठीक है। मींस डिस्टेंस तो ये कवर ही नहीं कर रहा है। तो अगर डिस्टेंस नहीं कवर कर रही है बॉडी, तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी की पोजीशन क्या है, रेस्ट में है। मोशन की डेफिनेशन क्या है कि यदि कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे तो मोशन बोला जाएगा, लेकिन टाइम के साथ यहाँ पे पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये मोशन की कंडीशन नहीं है, ये कौन सी कंडीशन है, रेस्ट की कंडीशन है, ठीक है। मींस बॉडी क्या है, रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें बोल रहा है कि एक मूविंग बॉडी है, उसका स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, तो उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो। तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर उस केस में हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है।